Hello and welcome again. Yesterday we completed our lecture on this slide, alteration of memorandum of association, and today we are going to discuss it in detail. So the topic today for is alteration of memorandum of association. Section 13 deals with it. How section 13 deals with it, let us see. Section 13 says what? Alteration of memorandum. Now we are coming to procedures. When we are coming to procedures, they say save as otherwise provided in section 61 for alteration of share capital. A company may alter the memorandum of association by a special resolution and after complying with the procedure specified in this section. 3 पार्ट में सेक्शन है. पहली बात तो ये कि if a company wants to change its memorandum of association, then it is required to pass a special resolution. अब आप पूछेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? थोड़ी देर इंतजार कीजिए, अभी आ जाता हूँ. दूसरा पार्ट ये है कि सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना काफी नहीं होगा, आपको कुछ और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी. ये तीसरा हिस्सा है. पहला हिस्सा यहाँ आइए, सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61 फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. जब भी किसी प्रोविजन की शुरुआत इस वर्ड से हो रही है, सेव एज, इसका मतलब ये एक्सेप्शन है. तो अगर इस प्रोविजन को हम ऐसे पढ़े हैं, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61 फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी कैन अल्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन एंड आफ्टर फुलफिलिंग सम स्पेसिफाइड कंडीशन. अब सवाल उठता है कि सेक्शन 61 ऐसा क्या है? देखिए, आपके मेमोरेंडम के क्लॉजेज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था. पहला क्लॉज है नेम, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा आपका कैपिटल क्लॉज, फिर आ जाता है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज, चौथा आपका लायबिलिटी क्लॉज, फिर आ जाता है कैपिटल क्लॉज जिसमें आप ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं, फिर आ जाता है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर सेक्शन 13 में दिया हुआ है. अगर आप शेयर कैपिटल वाले क्लॉज को चेंज करेंगे तो सेक्शन 13 के साथ साथ सेक्शन 61 को भी फॉलो करना पड़ेगा. तो जब अल्टरेशन आप शेयर कैपिटल करते हैं तो सेक्शन 13 भी फॉलो करते हैं, सेक्शन 61 भी फॉलो करते हैं. अब सवाल उठता है, क्या हम लायबिलिटी क्लॉज को चेंज कर सकते हैं? क्या हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज को चेंज कर सकते हैं? सब्सक्रिप्शन क्लॉज वो जहां 2 लोगों ने प्राइवेट कंपनी में, 7 लोगों ने पब्लिक कंपनी में साइन किया था, क्या उसको चेंज कर सकते हैं? तो साहब वो तो पत्थर की लकीर हो गई. सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं होगा. एक बार हो गया तो हो गया, वो चेंज नहीं होगा. ओके, तो क्या लायबिलिटी क्लॉज चेंज हो सकता है? जी हाँ, लायबिलिटी क्लॉज चेंज हो सकता है. लेकिन लायबिलिटी कैसे चेंज होती है इसका जिक्र हमको अगले चैप्टर में करना पड़ेगा, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि वहां पे 2 चीजें चेंज होती हैं, मेमोरेंडम भी चेंज होता है और आर्टिकल भी चेंज होता है. तो यहाँ सेक्शन 13 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसको किसको चेंज करने पर है? नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस और ऑब्जेक्ट. 3 क्लॉजेज को हम यहाँ पे चेंज करना सीखते हैं. किस तरह से चेंज करते हैं? तो नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस और ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. अब सवाल ये उठता है कि भाई स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? इसका जवाब मैं आपको अभी देता हूं, लेकिन पहले जरा कुछ रेस्ट्रिक्शन देख लीजिए कि अगर कोई कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है और उसने पिछले कई वर्षों में अपना एनुअल रिटर्न पेश नहीं किया था, या जो उसने जनता से डिपॉजिट लिया था या डिवेंचर लिया था उसको वापस नहीं किया था,
उसका पेमेंट नहीं कर पाई थी, उस कंपनी को नाम चेंज करने की इजाजत नहीं मिलेगी। उस कंपनी को नाम चेंज करने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब मैं आता हूं उस टॉपिक पे जिसका जिक्र अभी किया था सेक्शन 13 में, रिजोल्यूशंस। सेक्शन देखिएगा 114 है। 114 बहुत आगे का सेक्शन है, ये आज ही बता दे रहा हूं, आपको याद रखना चाहिए इस सेक्शन को कि ये सेक्शन क्या है। देखिए, इन केस ऑफ ए कंपनी, डिसीजन मेकिंग कैन बी डन बाय 2 अथॉरिटी मेनली। 1 अथॉरिटी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अदर अथॉरिटी इज शेयर होल्डर एंड मेंबर्स। ओके, जिस कंपनी में शेयर है उसमें शेयर होल्डर होंगे, जिस कंपनी में गारंटी है उसमें मेंबर्स होंगे। हालांकि शेयर कैपिटल वाली कंपनी में अगर आपके पास शेयर है और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे लिखा हुआ है तो आप शेयर होल्डर होने के साथ साथ मेंबर भी हैं। ओके, तो 2 अथॉरिटीज हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो गई और शेयर होल्डर या मेंबर्स की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो गई। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं वो अपनी बोर्ड की मीटिंग में डिसीजन लेते हैं। वहां जो डिसीजन होता है वो उस डिसीजन को कहते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन। और जो जनरल मीटिंग होती है ये मेंबर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। इसमें भी जो डिसीजन दिए जाते हैं, दीज डिसीजंस आर टेकन बाय वे ऑफ पासिंग ए रिजोल्यूशन। मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला दी, एक प्रपोजल रख दिया कि हाँ भाई ये प्रपोजल है, ये डिसीजन लेना है, अब आप लोग बताइए हाँ या ना। तो वो लोग वोटिंग करते हैं। अब वोटिंग में अगर रिजोल्यूशन पास हो गया तो डिसीजन हो जाता है, रिजोल्यूशन नहीं पास हुआ तो डिसीजन गिर जाता है। अब यही हमें देखना है कि रिजोल्यूशन होते कितनी तरह के हैं। सेक्शन 114 जनरल मीटिंग का सेक्शन है जिसमें हम शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की मीटिंग को बुलाते हैं और उनके सामने एक प्रपोजल रखते हैं, एक रिजोल्यूशन रखते हैं कि कंपनी ये डिसीजन लेना चाहती है, इसमें आपकी सहमति की जरूरत है, कृपया आप अपनी सहमति देना चाहें तो वोट दीजिए, नहीं देना चाहें तो इसके विरोध में वोट दीजिए या वोट दीजिए ही मत। ये भी आपकी आजादी है कि आप मीटिंग में गए हैं तो वोट दें या ना दें। तो अब हम आते हैं रिजोल्यूशंस के टाइप पे जो सेक्शन 114 में दिया हुआ है। सवाल ये उठता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशंस आर देयर इन द स्कीम ऑफ कंपनी लॉ। फर्स्ट रिजोल्यूशन इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ जनरल मीटिंग में पास किया जाएगा। कंपनी में 2 तरह की जनरल मीटिंग होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में 1 बार होती है, और अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, जब मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ जाए तो कंपनी एक दूसरी मीटिंग बुलाती है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, EGM। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखने से आप ये मत समझिएगा कि इस मीटिंग में चाय और समोसे कुछ दूसरे डिजाइन के दिए जाएंगे। जी नहीं, चाय और समोसे वही होते हैं। क्योंकि एक मीटिंग का नाम एनुअल जनरल मीटिंग रख लिया, इसलिए दूसरी मीटिंग का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रख लिया। उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा होता कुछ नहीं है। तो एक रिजोल्यूशन है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और दूसरा रिजोल्यूशन हम कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। इसी स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि किस काम के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा और किस काम के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। तो यहां मैं आपको बता दूं, कंपनी लॉ ने जहां भी आपको कोई काम करने के लिए बोला है और ये बोला है कि इस काम का फैसला शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की मीटिंग करेगी, तो वहीं प्रोविजन में ये बताया है कि रिजोल्यूशन का टाइप कौन सा होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन होगा या ऑर्डिनरी होगा। फॉर एग्जांपल अभी सेक्शन 13 आपने देखा। सेक्शन 13 का सब्जेक्ट मैटर क्या है, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और सेक्शन 13 ने आपको बोला टू अल्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यू नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन। सेक्शन ने खुद बताया स्पेशल रिजोल्यूशन, जहां ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी वहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन करना है। तो सेक्शन 13 के मुताबिक रिजोल्यूशन पास करना है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि रिजोल्यूशन कितनी तरह के होते हैं जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में पास किए जाते हैं। जब
कोई कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन डालती है तो उसे पास होने के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है? वो कहते हैं पासिंग मेजॉरिटी वैलिड वोट्स इन फेवर शुड बी मोर देन दी वोट्स अगेंस्ट इट। और स्पेशल रिजोल्यूशन की पासिंग मेजॉरिटी क्या है? पासिंग मेजॉरिटी वैलिड वोट्स इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन शुड बी 3 times मोर देन द वोट अगेंस्ट इट, दैट इज 3/4 मेजॉरिटी। अब इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वैलिड वोट। अब जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म वैलिड वोट्स? क्या मतलब है इसका? मैं बार बार कह रहा हूं, वैलिड वोट, वैलिड वोट। जो पड़े हैं वैलिड वोट, उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में। जो यहाँ पे वैलिड वोट पड़े हुए हैं इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन में, लेकिन वो 3/4 मेजॉरिटी में होनी चाहिए। अगर इतना आपने समझ लिया कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 3/4 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। अगर इतना आपने समझ लिया तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये रिजोल्यूशंस कैसे काम करते हैं। ओके, नाउ कम हियर। लेट्स सपोज देयर इज ए जनरल मीटिंग कॉल्ड। ओके, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 100। 100 टोटल है, तो 100 के पास मीटिंग में जाने का इनविटेशन गया। मीटिंग में आए कितने? 80। 20 आए ही नहीं, 20 आए ही नहीं। अब ये 80 लोग आ गए। तो जब ये 80 लोग आ गए तो इनसे कहा गया वोट देने को कि साहब पहला रिजोल्यूशन है जो कि ऑर्डिनरी वाला है, तो आप अपना वोट दीजिए। अब ये 80 लोगों से कहा गया कि आप अपना वोट दे दीजिए। इन 80 लोगों की कहानी अब मैं बताता हूं। इन 80 लोगों में से एक आदमी होगा जो इस मीटिंग का बनेगा चेयरमैन, और ये चेयरमैन वोट नहीं देता। चेयरमैन सिर्फ एक ही सिचुएशन में वोट देता है, जब पक्ष और विपक्ष में पड़े हुए मतों की संख्या बराबर हो जाए। उस टाइम चेयरमैन एक वोट अपना जिधर भी दे देगा, पक्ष में दे देगा तो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, नहीं देगा तो रिजोल्यूशन फेल हो जाएगा। तो इस चेयरमैन के वोट को अपन बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ मेंबर जो वोट दे सकते हैं वो कितने रह गए? 79। इस 79 में से क्या हुआ, 19 मेंबर्स ऐसे थे जो चले गए चाय पीने कि छोड़ो यार यहां तो बकवास हो रही, चलो बाहर चाय वाय पी के आते हैं। तो अब बताइए मीटिंग में रहे कितने लोग गए? 79 में से 19 चला गया तो 60 लोग रह गए। अब इन 60 लोगों ने तय किया कि हम यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन इस 60 में से 10 लोग कह रहे हैं कि हम इस वोटिंग में भाग नहीं लेना चाहते। तो ये 10 लोग क्या हो गए? एब्सेंट। वो बैठे हुए हैं लेकिन वोट नहीं देना चाहते। तो अब कितने मेंबर बचे रह गए? 50। ये 50 लोग वोट देंगे, ठीक है। तो इन 50 लोगों में से 10 लोगों ने ऐसा वोट दिया जिसमें जो पर्ची दिखाई गई उनको उस पे हां में भी निशान लगा दिया, ना में भी निशान लगा दिया। कुछ लोगों ने दोनों में निशान नहीं लगाया, कुछ लोगों ने उस पर फिल्मी गाना लिख के भेज दिया। वैसे तो मैं बताऊं, किसी भी जनरल मीटिंग में किसी रिजोल्यूशन का फैसला सबसे पहले तो हाथ उठा के किया जाता है। अगर हाथ उठा करके गिनती करके फैसला हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर बैलेट पेपर वाली वोटिंग करवाई जाती है। अब जब हाथ उठाने का मामला आया तो एक आदमी ने दोनों हाथ उठा दिए। एक आदमी वहीं खड़ा होकर कहने लगा मेरे पास दोनों हाथ है ही नहीं, बताइए मैं क्या उठाऊं। अब उसकी समस्या अलग है।
एक है कि वो अपना हाथ उठा रहा है फेवर में, पीछे से दूसरे वाले ने खींच के नीचे कर दिया, नीचे कर, दूसरी बार उठाया तो बहुत मारूंगा। तो हाथ उठा करके वोटिंग देने में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम ये मान के चले कि बैलेट से वोटिंग हो रही है तो 10 वोट हो गए इनवैलिड। अब देखिए वोटिंग मेजॉरिटी का फैसला कितने में होगा? 40 में। रिजोल्यूशन क्या है? ऑर्डिनरी। इसको पास होने के लिए कितने वोट चाहिए बताइएगा? 21 फेवर में हो जाए, 19 अगेंस्ट में हो जाए तो भी ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। आप देखिए मेंबर थे कितने? 100। वास्तव में वैलिड वोट पड़े कितने? 40। और ये रिजोल्यूशन क्योंकि 21 वोट फेवर में पड़े तो रिजोल्यूशन पास हो गया। लेकिन जब रिजोल्यूशन पास हो गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इस डिसीजन का बाइंडिंग इफेक्ट इस पूरे मेंबर्स के ऊपर होगा, पूरी कंपनी के ऊपर होगा, क्योंकि ये कंपनी का जनरल मीटिंग में लिया गया फैसला है, इसलिए इसका प्रभाव पूरी जनरल मीटिंग पे पड़ेगा, पूरी कंपनी पे पड़ेगा। अब आप देखिए कि अगर यहीं पर हम स्पेशल रिजोल्यूशन करते तो फर्क क्या पड़ सकता था? अगर हम स्पेशल रिजोल्यूशन करते तो फर्क क्या पड़ सकता था? देखिए मीटिंग में आए कितने? मीटिंग में आए कितने? 80 लोग आए मीटिंग में। गेम 80 लोग आ गए मीटिंग में। अब क्या हुआ कि 10 तो पहले ही चले गए चाय पीने, एक चेयरमैन हो गए, तो अब बचे कितने? 79। इस 79 को जब वोट देने के लिए कहा गया तो 9 ने कहा हम रहेंगे एब्सेंट। अब बचे 70। इन 70 ने मान लीजिए वोट दिया, तो हमें कितनी मेजॉरिटी चाहिए? हमें कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 10 के वोट पाए गए इनवैलिड, अब बचे 60। तो हम 60 का करते हैं 3/4, मतलब 45 वोट अगर फेवर में हो और 15 अगेंस्ट हो तब ये रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। तो आप देखिए स्पेशल रिजोल्यूशन में हमेशा ही वोटिंग मेजॉरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो वोट यहां भी लोगों ने कितनों ने दिया? 60 ने। लेकिन इस रिजोल्यूशन का बाइंडिंग इफेक्ट किसके ऊपर होगा? पूरी कंपनी के ऊपर इसका बाइंडिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है। मैंने इतनी डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आने वाले टाइम में कई सेक्शंस में स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बार बार आता रहेगा। अब फिर से आगे चलते हैं। अल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। अब आप क्या चेंज करना चाहते हैं? नाम। आपकी कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड है, अब आप उसको ABC लिमिटेड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सबमिट फॉर्म INC1 विद फी टू ROC टू असरटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यू नेम। अगर आप रिकॉल करिए तो जब कंपनी के रजिस्ट्रेशन का चैप्टर हम लोगों ने किया था तो वहां बताया था कि जब आप नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने जाते हैं तो फॉर्म नंबर INC1 भर करके चेक करते हैं कि जिस नाम से आप कंपनी को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं वो नाम कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है या नहीं है। मैंने इसकी गाइडलाइन आपको बताई थी।
जब आप कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं तब भी आपको ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, यही देखने के लिए कि कहीं नया नाम अनडिजायरेबल तो नहीं है, कहीं नया नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मिल तो नहीं रहा है। तो जो भी आप नया नाम प्रपोज कर रहे हैं उसको एक बार आरओसी से जांच करवा लीजिए कि सर ये नया वाला नाम अवेलेबल है या नहीं है। इसके बाद इफ आरओसी अलाउज द नेम then it shall be available for adaptation by the company within 60 days। आपको अगर पिछले लेक्चर की याद हो तो मैंने बताया था जब आपको नाम मिलता है नया वाला तो 20 दिन के लिए रिजर्व है। जब आप एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए नया नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं, आरओसी बता देते हैं कि हाँ वो नया नाम आपके लिए अवेलेबल है, तो आपको 60 डेज का टाइम मिलता है नए नाम को अडॉप्ट करने का, प्रोसीजर करने के लिए। अब जरूरी भी है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको कह दिया गया है कि जनरल मीटिंग बुलानी है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, तो जनरल मीटिंग के लिए आपको सारे मेंबर्स को नोटिस भेजनी पड़ेगी, मीटिंग हॉल का अरेंज करना पड़ेगा और फिर चाय नाश्ते का इंतजाम करना पड़ेगा। बड़ी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है जनरल मीटिंग में। समझिए एक बारात उतारने जैसी बात होती है जनरल मीटिंग। इसलिए 60 डेज का टाइम आपको दे दिया गया है। फिर वही सेक्शन 13 ने कहा क्या काम करना है भैया, नाम चेंज करना है तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। कैसे पास करोगे? resolved that the name of this company is being altered from XYZ Limited to ABC Limited and this resolution is presented as special resolution। तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन अपनी जनरल मीटिंग में पास कीजिए। उसके बाद लोगों से कहिए हाथ उठा के वोट दीजिए। अगर हाथ उठा के वोट देने से फैसला हो गया फिर तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज बैलेट पेपर से वोटिंग करा लीजिए, चेयरमैन साहब गिनती कर लेंगे। कॉल्ड जनरल मीटिंग, एजीएम और ईजीएम। मैंने बताया आपको कि अगर आपकी सालाना मीटिंग ड्यू है तो रिजोल्यूशन पास करने के लिए उसका वेट कर लीजिए। जब आपको ये नाम अलाउ हुआ है वहां से 60 दिन के भीतर ही मान लीजिए आपकी एजीएम होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग बिल्कुल तय है, तो फिर नाम उसी में चेंज कर लीजिएगा। या एजीएम हो चुकी है तो फिर ईजीएम बुलाइए एंड पास स्पेशल रिजोल्यूशन टू चेंज द नेम। अगर यहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन गिर गया तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कंपनी के मेंबर चाहते हैं कि उसी पुराने नाम से कंपनी आगे भी चलती रहे। अब आप पूछेंगे कि जी कंपनी के मेंबर ऐसा कर सकते हैं? जी कंपनी के मेंबर ही तो कंपनी के एक तरह से समझिए असली मालिक है। हालांकि लीगली तो कोई कंपनी का मालिक नहीं होता, लेकिन चूंकि डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथ में है, तो जिसके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है वो तो कर ही सकता है। वो चाहे तो रिजोल्यूशन पास करे, चाहे तो रिजोल्यूशन गिराए। तो पास होना बहुत जरूरी है। रिजोल्यूशन का प्रेजेंटमेंट एक स्टेज है, रिजोल्यूशन का पास होना दूसरी स्टेज है। तो आपको रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। पास होगा तब तो जाके प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, पास नहीं होगा तो समझिए आपका सारा किया धरा यहीं पे चौपट हो गया। यहां तक तो काम आपने कर लिया। क्या किया आपने? आईएनसी 1 में नए नाम की अवेलेबिलिटी को पक्का कर लिया, आरओसी ने अलाउ कर दिया, 60 दिन के अंदर आपने कोई जनरल मीटिंग बुला करके उस रिजोल्यूशन को पास कर दिया। अब ये तो आपने अपने घर में किया ना, आरओसी को कैसे पता चलेगा? तो अब ऐसा करिए, कार उठाइए और आरओसी के यहां निकलिए। सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन टू आरओसी, यहां पे फिर देखिएगा सेक्शन 117 और 403 है। 403 आपको याद होगा, 403 वो सेक्शन है जहां कंपनी लॉ के अलग अलग कामों के लिए फीस का जिक्र है। ये जान लीजिए, आरओसी के यहां आप एक कागज भी सबमिट करेंगे तो कागज के साथ साथ फीस भी लगेगी, पैसा लगेगा, रिश्वत नहीं, फीस, जेन्युइन सरकारी फीस। तो 403 तो फीस का सेक्शन है। 117 किसका सेक्शन है?
ये भी जनरल मीटिंग का ही सेक्शन है। 117 कहता क्या है कि कंपनी कोई भी रिजोल्यूशन पास करे, ऑर्डिनरी पास करे, स्पेशल पास करे, अपनी जनरल मीटिंग में पास करे, एजीएम में पास करे, ईजीएम में पास करे, पास करने के बाद इसको आरओसी साहब को सबमिट करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कंपनी ने क्या फैसला किया है। तो सेक्शन 117 और 403 की रिक्वायरमेंट क्या है? फाइल द स्पेशल रिजोल्यूशन इन फॉर्म नंबर MGT 14। MGT किसका शॉर्ट फॉर्म है? मैनेजमेंट का। टू द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। मीटिंग खत्म हुई, 30 दिन के अंदर आपका रिजोल्यूशन आरओसी साहब की टेबल पे होना चाहिए। ऑल्सो ओल्ड MOA एंड AOA शुड ऑल्सो बी सबमिटेड। क्यों? क्योंकि आरओसी कंपेयर करेगा। अच्छा, नेम चेंज किया है, क्लॉज नंबर 1 चेंज किया है, तो जरा देखो पुराने मेमोरेंडम में क्लॉज नंबर 1 में क्या नाम लिखा था, और नया वाला जो मेमोरेंडम जाने वाला है उसमें क्लॉज नंबर 1 में क्या लिखा है? वही नाम लिखा है जिसको मैंने अप्रूव करके दिया था, या कोई और नाम इन्होंने पास कर दिया। तो आरओसी इन चीजों की चेकिंग करेंगे। और उसके बाद बताइए उसके बाद क्या होगा? अरे भाई, आपके मेमोरेंडम में जो क्लॉज नंबर 1 था, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए वाला, जहां आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ था, वहां पे नाम चेंज होगा। बताइए और क्या होगा? पढ़िएगा यहाँ पे, पढ़िएगा यहाँ पे। ROC shall enter the new name in register of companies in place of old name। ROC के पास भी जितनी कंपनियां वो इनकॉर्पोरेट करते हैं उसका एक रजिस्टर होता है, उसमें आपकी कंपनी के पुराने नाम को काट करके नया नाम लिख दिया जाएगा। एंड इशू ए फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर INC 25। अब आप मुझे ये बताइए कि एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों पेश किया जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपके लिए नाम कंपनी का लिखा होना जरूरी है। कंपनी का नाम लिखा होना जरूरी है। तो आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे आपका नाम लिखा हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे आपका नाम लिखा हुआ है, तो एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे आपका नाम चेंज किया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे आपका नाम चेंज होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे आपका नाम चेंज होगा। 2 जगहों पे आपके नाम को चेंज किया जाएगा। इसके बाद कंपनी आगे के टाइम के लिए नया वाला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जारी करना शुरू कर देगी। अब आगे आइए, लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या प्रॉब्लम है? A listed company can change name of the name subject to the following additional conditions। क्या है? लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा रखा है, पिछले नाम का जब चेंज किया था वहां से 1 साल पूरा हो गया हो, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रीवियस चेंज ऑफ नेम 50% of its revenue is coming from new activity started after change of new name, and the company has invested at least 50% of total investment in its asset in the new activity assets। अब सुनिए, एक कंपनी है स्टील बनाती है, मान लीजिए जिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड नाम लिखा हुआ है। अब इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, लिखा जिंदल आयरन एंड पाइप्स लिमिटेड। पाइप तो मतलब पाइप बनाएंगे। अब फिर अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं? सिर्फ जिंदल स्टील लिमिटेड, इतना ही लिखना चाहते हैं। अब उसमें दोनों कवर हो रहा है, तो क्या मतलब है कि पहले तो जो पुराना वाला नाम चेंज हुआ था वहां से 1 साल बीत गया हो, तब दोबारा नाम चेंज करने की परमिशन दी जाएगी। और जो नई वाली एक्टिविटी आपने पाइप बनाने की शुरू की है,
आपका जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल सेल है, उसका 50% नई वाली एक्टिविटी से आ रहा है, तभी एक लिस्टेड कंपनी को अपना नया नाम दोबारा लेने की अनुमति दी जाएगी। ये देखिए, फर्स्ट टाइम आप चेंज करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर नहीं है, सेकेंड टाइम चेंज करना चाहते हैं तब ये प्रोसीजर है। अब आया कंपल्सरी चेंज ऑफ नेम। ये जो प्रोसीजर हम कर रहे थे सेक्शन 13 वाला, ये था वॉलंटरी चेंज ऑफ नेम, कि आप खुद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास गए और आपने अपना नाम चेंज करा दिया। अब क्या है, कंपल्सरी चेंज ऑफ नेम, जबरदस्ती आपको चेंज करना पड़ेगा। सेक्शन 16 इसके बारे में डील करता है। कब आपको नाम चेंज करना पड़ेगा? दो कंडीशंस हैं, आइडेंटिकल नेम है या रिजेम्बलिंग नेम है या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। अब दोनों की जो डिटेल्स है वो क्या है, दो सिचुएशन तो हो गई। कौन सी सर्कमस्टांसेस है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर पास कर सकती है कि आप अपना नाम जबरदस्ती चेंज करिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर कंपनी लॉ डिपार्टमेंट के रीजनल डायरेक्टर नाम के ऑफिसर को दे रखी है। रीजनल डायरेक्टर आरओसी से ऊपर होते हैं। क्या प्रोविजन है सेक्शन 16(1)(a) का आइडेंटिकल और रिजेम्बलेंस वाला? इफ द रीजनल डायरेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ए कंपनी is first registered or it is registered by a name or new name and through inadvertence, this is very important, through inadvertence or otherwise the name is identical or too nearly resembles with the name of an existing company, then action मैं अभी बताता हूं, पहले इस प्रोविजन को फिर पढ़िए। RD is of the opinion, रीजनल डायरेक्टर को ये लगता है कि आपकी कंपनी जब पहली बार रजिस्टर्ड हुई या आपकी कंपनी ने जब अपना नाम चेंज किया तो गलती से, किसकी गलती से? रजिस्ट्रार की गलती से। अब देखिए, आप कहेंगे कि गलती रजिस्ट्रार ने की है। इनएडवर्टेंस का मतलब मिस्टेक, ओवरसाइट, केयरलेसनेस। गलती किसने की है? रजिस्ट्रार ने। आप कहेंगे ओ जी आरओसी ने तो वो नाम मेरा अप्रूव किया था तो मैं क्यों अपना नाम चेंज करूं? जी नहीं, आरडी का ऑर्डर आएगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आरडी क्या देख रहे हैं कि रजिस्ट्रार ने गलती की है, लेकिन हुआ क्या कि ये जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई ये या तो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के सेम नेम से रजिस्टर्ड हो गई या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता नाम इसने दे दिया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जेके टायर की जगह JAYKAY रबर नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने की परमिशन मांगी गई, रजिस्ट्रार ने नहीं दिया कि नहीं ये तो बहुत सिमिलरिटी है। तो रिजेम्बलेंस का मतलब ही है सिमिलरिटी, और इसने कंपनी लॉ ये कहता है इवन इफ ए नेम इज फोनेटिकली सिमिलर। फोनेटिकली सिमिलर का मतलब होता है कि नाम उच्चारण करने में ही अगर वही पुराना वाला आता है, सेम वाला आता है, तब भी आपको अपना नाम चेंज करने की परमिशन मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि एक कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, आपने उससे मिलते जुलते नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट करा ली। अब होगा क्या, उस कंपनी को पता चलेगा कि भाई हमारे नाम से मिलती जुलती एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो इसका मतलब अब कस्टमर्स में कंफ्यूजन होगा, हमारी गुडविल पे फर्क पड़ेगा, मार्केट में हो सकता है नकली माल बिकने लगे। तो ऐसा करो, जो नई वाली कंपनी हमारे बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, हमारे ही नाम से इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका नाम चेंज कराने के लिए रजिस्टर्ड रीजनल डायरेक्टर को एक कंप्लेंट लिख दो। रीजनल डायरेक्टर जांच पड़ताल करेंगे और अगर उनको लगता है कि जो कंपनी बाद में इनकॉर्पोरेट हुई है उसको अपना नाम चेंज करना चाहिए, अब किसी की भी गलती से हुआ हो, रजिस्टर्ड आरडी को सिर्फ ये लगना चाहिए और उसके बाद एक धड़धड़ाता हुआ ऑर्डर आ जाएगा, आरडी में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम
and the company shall change its name by passing an ordinary resolution at general meeting within 3 months. अब आप जरा इस प्रोविजन को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जब हम अपना नाम खुद चेंज कर रहे थे तो हमें कितने दिनों की परमिशन मिली थी? 60 डेज के अंदर चेंज करना है। और जब रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर पे चेंज कर रहे हैं तो हमें कितना टाइम मिल रहा है? 3 महीने का। एक चीज तो ये देखिएगा। दूसरी चीज ये देखिएगा कि जब हम अपनी मर्जी से कंपनी का नाम चेंज करने वाले थे तो सेक्शन 13 ने रिक्वायरमेंट क्या लगाई थी? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। अब जब हम आरडी के ऑर्डर पे नाम चेंज करने जा रहे हैं तो सिंपल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दें तब भी हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि अब हमारी मजबूरी है। तो सिंपल मेजॉरिटी वाला रिजोल्यूशन भी हम पास कर दें तो हमारा काम चल जाने वाला है। और ये जो जनरल मीटिंग है ये वही है, एजीएम या ईजीएम, लेकिन करना आपको 3 महीने के अंदर ही पड़ेगा। 3 महीने का टाइम कब से काउंट होगा? जब आपको आरडी ने ये डायरेक्शन दे दी है कि अब आप अपना नाम चेंज कीजिए। तो नेम चेंज करने की 2 सिचुएशन हो गई, एक वॉलंटरी और एक कंपल्सरी। कंपल्सरी में आपको ऑर्डर आएगा रीजनल डायरेक्टर की तरफ से, वॉलंटरी में आप खुद ही इनिशिएट कर लीजिए। अब जरा दूसरा देखिएगा कि आपकी कंपनी किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से इनकॉर्पोरेट होगी। अब देखिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी होते हैं लोगों के, जैसे HUL का एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है लाइव बॉय। अब आपने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करा ली, लाइव बॉय हॉस्पिटल्स लिमिटेड। अब लोगों को लगेगा कि यार ये हिंदुस्तान लीवर वाले हॉस्पिटल भी चलाने लगे क्या? ट्रेडमार्क उनका है, नकल आप कर रहे हैं। ट्रेडमार्क उनका है, नकल आप कर रहे हैं। उस कंपनी को पता चलेगा तो क्या होगा? If a company is registered with a name which is the registered trademark of another company and the owner company of the registered trademark complains to the ROC within 3 years. देखिएगा यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए टाइम कितना दिया गया है? 3 महीने का। उसको पता चलते चलते 3 साल भी लग गया तब भी वो आपकी शिकायत कर सकती है कि हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से इस नई वाली कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया गया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ले आता हूँ। जब आप किसी कंपनी के नाम के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म नंबर INC 1 में, तो रजिस्ट्रार आपको अलाउ करता है कि हाँ ये नाम अवेलेबल है। लेकिन वो नाम अवेलेबल कराने से पहले वो 2-3 चीज़ें देखते हैं। पहली तो ये कि इस नाम से कोई और कंपनी तो रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी तो ये कि ये नाम किसी ग्रुप ऑफ कंपनी का नहीं है। और तीसरा, ये नाम जो मुझसे मांगा जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए किसी और कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो नहीं है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क के साथ करेस्पॉन्डेंस करते हैं और पूछते हैं कि ये भाई नाम आया हुआ है मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए, आप मुझे बताइए कि इस नाम से किसी और कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो नहीं है। ये करेस्पॉन्डेंस जाहिर है कि आज बहुत फास्ट हो गया है, इंटरनेट के माध्यम से होता है, लेकिन ROC इस बात की संभावना को तलाशते हैं। मान लीजिए फिर भी छूट गया और आपकी कंपनी किसी ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई जिस नाम से किसी और कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो उस कंपनी को आपकी शिकायत करने के लिए कितने साल मिलेंगे? 3 साल। और फिर रीजनल डायरेक्टर की कोर्ट में मामला गया। रीजनल डायरेक्टर ने अगर आपको ऑर्डर दिया कि आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम पर रजिस्टर्ड हो गई है, तो आप इसको चेंज कीजिए। कितने महीने में? 6 महीने में। रिजोल्यूशन कौन सा? ऑर्डिनरी। तो अब देखिए टाइम लिमिट जरा। जब आप वॉलंटरी चेंज कर रहे थे तो टाइम मिला था 60 डेज का। रिजोल्यूशन कौन था? स्पेशल। जब आप कंपल्सरी चेंज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता है,
तो आपको टाइम मिला 3 महीने का। रिजोल्यूशन कौन सा? ऑर्डिनरी। जब आपको आरडी के ऑर्डर पे नाम इसलिए चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी कंपनी ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई है जिस नाम से किसी दूसरी कंपनी का ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड है। तो अब आपको टाइम मिलता है 6 महीने का। रिजोल्यूशन वही, ऑर्डिनरी, क्योंकि आप रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर पे अपना नाम चेंज करने को मजबूर हैं। अब आप चाहें या ना चाहें, आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जी हम कहते हैं कि जी हम तो अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, हमने तो जी मेमोरेंडम छपवा लिया, हमने जी विजिटिंग कार्ड छपवा लिया, हमने जी बोर्ड छपवा लिया, हमने तो जी लेटर हेड छपवा लिए, हमने तो इस नाम से पैकेट भी छपवा लिए, प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। कुछ नहीं, कोई दलील नहीं, अपील नहीं, वकील नहीं, आपको सीधा सीधा अपना नाम चेंज करना पड़ेगा बस। अब इसका प्रोसीजर भी देख लीजिए। प्रोसीजर टू चेंज द नेम ऑन एन ऑर्डर बाय द रीजनल डायरेक्टर, बहुत सिंपल प्रोसीजर होने वाला है। आप आरओसी के पास जाइए, बोलिए कि जी क्या करें, आरडी साहब ने एक ऑर्डर दे दिया है कि हमको अपना नाम चेंज करना है, तो हम ये नया नाम प्रपोज कर रहे हैं अपनी कंपनी का, अब आप बता दीजिए ये अवेलेबल है कि नहीं है। प्रोसेस तो वही अपनाना पड़ेगा। और अब आप ठोंक बजा के बता दीजिए भाई साहब बड़ा नुकसान हमारा पहले भी हो गया है, आपकी गलती की वजह से नुकसान हुआ, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो देखिए कितना काम करना पड़ रहा है। तो आप नया नियम अप्रूव करवाते हैं, फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करते हैं, कहाँ? एजीएम या ईजीएम में। फिर उस रिजोल्यूशन को ले जाके आरओसी की टेबल पे सबमिट करते हैं कि मालिक जैसा आप चाहते थे वैसा कर दिया है, अब आप प्लीज हमारी कंपनी का नाम चेंज कर दीजिए। अब देखिए आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। जब भी नाम चेंज होगा तो मेमोरेंडम में भी चेंज होगा और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी चेंज होगा। आरओसी साहब आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे। अब आप इस नए नाम से अपनी कंपनी का काम शुरू कीजिए और मेमोरेंडम में भी ये नया वाला नाम आप डाल दीजिए क्लास नंबर 1 के ऊपर। अब इसके बाद दूसरा चेंज है अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। आज आपको नाम चेंज करना बताया है, अगले लेक्चर में आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कैसे चेंज होता है इसके बारे में बात करेंगे हम। मुझे उम्मीद है कि नाम चेंज करने का प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको लिख के दे दूंगा, या आप फोन भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको फोन पे भी दे दूंगा। लेक्चर अटेंड करने के लिए थैंक यू वेरी मच।